हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इमरान खान को लेकर इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खतरा बताया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि इमरान खान देश के लिए नरेंद्र मोदी से भी बड़ा खतरा है। यानी कि दोस्तों इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के लिए खतरा बताया गया। विस्तार से जानकारी आपको बताएंगे दोस्तों, और क्या क्या कहा गया, और साथ ही साथ बताएंगे जहाँ भारत के खिलाफ साजिश रच रहा हिजबुल मुजाहिदीन ड्रग्स और हथियार की बड़ी खेप भेजने की तैयारी, अलर्ट हो गया भारतीय सुरक्षा बल। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पीएम मोदी को बहुत बड़ा सम्मान देने की तैयारी में है। अमेरिका स्पीकर ने भेज दिया निमंत्रण। जी हां दोस्तों, डिनर तो पहले से ही पता था, लेकिन अब एक और नई चीज एज अ सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को देगा अमेरिका। दोस्तों बताएंगे सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर आपको हमारे चैनल पर, साथ ही साथ सारी जानकारियां बताएंगे। 2000 रुपए के नोट को लेकर भी नई अपडेट आई है इंडिया पोस्ट से जुड़ी। तो दोस्तों सब खबर आपको बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां इमरान खान देश के लिए नरेंद्र मोदी से बड़ा खतरा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को क्यों सताया ये डर। जी हाँ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान उनके देश के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ा खतरा है। इमरान खान के ऊपर लंबे समय से गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। दरअसल इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को कई शहरों में हिंसा भड़क गई थी। उनके कार्यकर्ताओं ने लाहौर कोर कमांडर हाउस, मियां वाली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई की इमारत समेत 20 से अधिक सैन्य प्रतिष्ठानों एवं सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की थी। अब पाकिस्तानी सेना इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि आप अपने विदेशी दुश्मन को जानते हो, लेकिन हमारे अंदर जो दुश्मन पैदा हुआ है उसे पाकिस्तान में लोग अभी भी पहचान नहीं पा रहे हैं। इमरान खान उस दुश्मन से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक है और लोगों को ये नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, आगे उन्होंने कहा कि लोगों को उसकी असलियत पता नहीं लग रही है, वो हमारे बीच मौजूद है। यानी कि दोस्तों अगर इस खबर को गौर से सुने, इस बयान को गौर से सुने, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा करार दिया है, जबकि पाकिस्तान ही उल्टा भारत के लिए खतरा है। और अब इस प्रकार के बयानबाजी किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा और भारत पर ब्लेम लगाया जा रहा है। पीएम मोदी जी को खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जैसा कि अभी हम आपको अगली खबर में बताएंगे, लेकिन सीमा पार आतंकवाद के बावजूद भी भारत ने अपना खतरा नहीं दिखाया है पाकिस्तान को। जिस दिन भारत अपना खतरनाक चाल चलेगा, पाकिस्तान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। आप सभी जानते हैं। ऐसे में जवाब तो आपका बनता ही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को आप लोग क्या कहना चाहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत के खिलाफ साजिश रच रहा हिजबुल मुजाहिदीन ड्रग्स और हथियार की बड़ी खेप भेजने की तैयारी। सुरक्षा बल आ गई अलर्ट मोड पर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में अमन चैन आतंकियों को रास नहीं आ रहा। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान बड़ी मात्रा में हथियारों और ड्रग्स की खेप भारत में सप्लाई करने की फिराक में है। ऐसा इनपुट है कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान से भारत की सीमा में ड्रग्स और हथियारों का कंसाइनमेंट श्रीनगर में सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हथियारों और ड्रग्स की मात्रा का जिक्र नहीं किया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट में पाकिस्तान से भारत तक सप्लाई का पूरा रूट भी शेयर किया गया है, ताकि उस रूट पर सुरक्षा बलों की सख्ती रहे। वहीं इस खेप को भारत में सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है, जो 1992 से 93 तक पाकिस्तान में रह रहा है और वहीं से भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। इस इनपुट के बाद सुरक्षा बलों को पहले से ज्यादा अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। जिस रूट से आतंकी हथियारों की खेप भारत आने की संभावना है, उस रूट को भी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने शेयर किया और इस पूरे रूट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ताकि आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब न होने पाए। बहरहाल दोस्तों अपने भारतीय सेनाओं को ऐसे में ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा, ताकि इन आतंकियों को करारा जवाब दे सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी को बहुत बड़ा सम्मान देने की तैयारी में अमेरिका स्पीकर ने भेजा निमंत्रण पत्र। आखिर क्यों है ये खास बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिकी की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले हैं। जी हां, अमेरिकी संसद के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने 22 जून को प्रतिनिधि सभा और सीनेट की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी हाउस स्पीकर की तरफ से यह निमंत्रण बेहद खास माना जा रहा है। संसद की संयुक्त
संयुक्त बैठक को संबोधित कराना अमेरिका द्वारा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। संबोधन का विषय भारत के भविष्य और दोनों देशों के आमने सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों के लिए मोदी के दृष्टिकोण के इर्द गिर्द घूमेगा। आप दोस्तों केविन मैकार्थी का ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे जिसमें उन्होंने पीएमओ ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी जी को लेकर बड़ा ट्वीट किया है दोस्तों। यानी कि अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बयान देंगे जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान होने जा रहा है पीएम मोदी जी के लिए और बड़े ही गर्व की बात होने जा रहा है अपने भारत के लिए। दोस्तों ट्वीट में मैकार्थी ने लिखा कि गुरुवार 22 जून को कांग्रेसी संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच स्थायी दोस्ती का जश्न मनाने और हमारे दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर बात करने का अवसर होगा। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा ताकि संसद से पूरे विश्व को बड़ा मैसेज दे सके। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं जहां पर प्रचंड ने उज्जैन में किए महाकाल के दर्शन। आखिर नेपाल में क्यों उठ रहे सवाल? जी हां, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। अपनी इस यात्रा के तीसरे दिन वो मध्य प्रदेश पहुंचे जहां उन्होंने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया। माओवादी आंदोलन से निकले एक साम्यवादी नेता का मंदिर जाना नेपाल में कई लोगों के लिए चौंकाने वाला कदम है। नेपाल के कई लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए कहा है कि मंदिर जाना उनकी कम्युनिस्ट नेता की छवि के अनुकूल नहीं है। प्रचंड का मंदिर जाना इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि उन्होंने राजशाही खत्म करके एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। डेनमार्क में नेपाल के पूर्व राजदूत प्रोफेसर विजयकांत का कहना है कि प्रचंड का अपने आधिकारिक दौरे में मंदिर जाना उनकी कम्युनिस्ट नेता की छवि को सूट नहीं करता। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर नेपाली कह रहे हैं कि भारत ने नेपाल से झूठ बोला, आखिर क्यों, किस मुद्दे पर बता दे। पीएम मोदी और प्रचंड में नया एयर रूट समझौते को लेकर बहुत बड़ी खबर। दरअसल भारत के दौरे पर आए नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच एक नया एयर रूट समझौता हो गया है। भारत ने इस बात पर सहमति जताई है कि वो दूसरी जगह से आ रही उड़ानों को पश्चिमी महेंद्र नगर के ऊपर से जाने का रास्ता देगा। हालांकि भारत ने इस पर शर्त रखी है कि इन विमानों की उड़ान 15,000 से लेकर 24,000 फुट के बीच होगी। भारत में जहां इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है तो वहीं नेपाल के विशेषज्ञ इस पर भड़के हुए हैं। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली विशेषज्ञों का मानना है कि 15,000 से 24,000 फुट की ऊंचाई बड़े विमानों के लिए बहुत कम है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही साल 2018 में निचली उड़ान भर रहे विमानों को प्रवेश की अनुमति दे चुका है। इस समझौते के बाद प्रचंड ने गुरुवार को कहा था कि हमने अतिरिक्त एयर एंट्री रूट पर बात की थी। नेपाल द्विपक्षीय एंट्री रूट को लेकर भारत के सकारात्मक संकेत का स्वागत करता है। प्रचंड इस बात को लेकर बहुत आशान्वित है कि भारत पश्चिमी नेपाल के 2 नए हवाई अड्डों भैरवा और पोखरा को जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई रूट को खोलने पर विचार करेगा। तो वहीं नेपाली विशेषज्ञ इससे नाखुश हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने नेपाल से झूठ बोला है। नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण के पूर्व डायरेक्टर संजीव गौतम ने बताया कि भारत ने पहले ही इस रास्ते को मंजूरी दी है। यह निचली उड़ान भर रहे विमानों के लिए व्यवहारिक नहीं है। उनका मानना है कि चाइना को नजर में रख करके भारत ने यह फैसला लिया है। बता दें कि भारतीय सीमा के बेहद करीब इन दोनों ही एयरपोर्ट को नेपाल के वाम दलों की सरकारों ने चाइना के साथ मिलकर बनवाया है और भारत इसका लगातार विरोध करता रहा है। ऐसे में दोस्तों इस मसले पर, इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टस के मस नहीं हुए और नेपाल थोड़े खुशी के साथ ही इस डील को समाप्त करना पड़ा। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां विध्वंसक फाइटर जेट्स सिर्फ उड़ाएगा नहीं बल्कि बनाएगा भी अपना भारत। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी को जेट इंजन का गिफ्ट देंगे जो बाइडेन। सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको यहां बता दें, डिफेंस सेक्टर में भारत लगातार खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और मोदी सरकार लगातार मेक इन इंडिया के लिए काम कर रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि जो बाइडेन का प्रशासन एक सौदे को मंजूरी देने के लिए तैयार है जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी को भारत के भीतर भारतीय सैन्य विमानों के लिए जेट इंजन बनाने की अनुमति देगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंजनों के संयुक्त उत्पादन को अंतिम रूप देने वाले समझौते पर 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान हस्ताक्षर और घोषणा की जाने की उम्मीद है। 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छठी अमेरिका यात्रा होगी। हालांकि भारत में जेट इंजन के निर्माण के इस फैसले को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसीलिए व्यक्तियों के नाम न छापने की शर्त पर इसकी पुष्टि की गई है। ऐसे में दोस्तों हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर अमेरिका भारत पर इतना ज्यादा मेहरबान होता क्यों नजर आ रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों आप लोग एक शब्द में यानी एक सेंटेंस के साथ एक लाइन में जवाब जरूर दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता का इस पर क्या विचार है। साथ ही साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की जहां चीन से भागकर भारत आ रही है
बड़ी बड़ी कंपनियां। ग्लोबल टाइम्स ने निकाली खींच, कहा साबित नहीं होगा रामबाण। जी हां, अमेरिका के साथ तनावपूर्ण होते संबंध ने विदेशी कंपनियों को चाइना से निकलने पर मजबूर कर दिया है। लिहाजा ज्यादातर कंपनियों ने भारत में कदम रखना शुरू कर दिया है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिहाजा देश के भागती कंपनियों को देखकर चाइना ने भारत के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में भारत के खिलाफ जिस तरह से आग उगलने की कोशिश की है और जिस तरह से खींच निकाली है, उससे साफ जाहिर होता है कि भागती कंपनियों को देखकर चीन डरा हुआ है। चीन को समझ में आ गया है कि पश्चिम और भारत के बीच की मजबूत होती दोस्ती चीन के लिए कितनी खतरनाक है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मोदी सरकार ने चीनी सप्लाई चेन पर पश्चिमी देशों की चिंता को भुनाया है, जिससे भारत के विदेशी निवेश में वृद्धि हुआ है। लेकिन अगर भारत ये सोचता है कि वो पश्चिमी देशों की मदद से चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब से हटाकर खुद दुनिया का नया औद्योगिक शक्ति बन जाएगा, तो ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा भ्रम है। हालांकि भारत से खींचने के बाद भी भारत ने इस बात को स्वीकार किया है कि जनवरी से मार्च के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि 6.1% तक पहुंच गई है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो भारत को सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाती है। साथ ही साथ दोस्तों, चाइना को आप लोग क्या जवाब देंगे जिसको ये लगता है कि जो ये कंपनियां चीन से निकलकर भारत में जा रही हैं, उनका भारत में दिवालिया हो जाएगा, भारत में वो लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। ऐसे में चाइना के इस खींच का आप क्या जवाब देंगे? चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां 800 साल पुरानी ही नहीं, चीन ने तोड़ी 16,000 मस्जिदें, फिर भी पाकिस्तान समेत इस्लामिक देश चुपचाप बैठा है। जी हाँ, चीन में एक बार फिर मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में चाइना के यूनान प्रांत के ऐतिहासिक मस्जिद नाजइंग के गुम्बद गिरा दिए गए, आप सभी जानते ही होंगे। वहाँ के रहने वाले मुस्लिम समुदायों के लोगों ने विरोध किया, बवाल भी हुआ, लेकिन चीन का चाबुक नहीं रुका। 13वीं सदी की इस प्राचीन मस्जिद का हिस्सा ढा दिया गया और एक बार फिर पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामिक देश मुंह बंद किए बैठे हैं। जब भारत ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 बैठक का आयोजन किया था, तो पाकिस्तान के पेट में दर्द हो गया, तुरंत इसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। मुस्लिम देशों के संगठन OIC के सामने भी जाकर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा कि वो बैठक में शामिल ना हो। इसके बाद पाकिस्तान का आका माने जाने वाला तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया और मिस्र ने भी दूरी बना ली। तो वहीं चाइना में चाहे उइगर मुस्लिम पर अत्याचार की बात हो, चाहे मस्जिदें गिराने की बात हो या फिर हलाल के खिलाफ अभियान की, ये देश चुप्पी साधे बैठा रहता है। चीन में नाजिंग कोई मस्जिद नहीं है जिस पर हथौड़ा चला। बीते कुछ सालों में चाइना ने अपने देश में मस्जिदों को भी चीनी रूप देने की एक मुहिम चला रखी है। इस्लामिक कल्चर को दिखाने वाले आर्किटेक्चर को ढाया जा रहा है और इस पर चीनी रंग चढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम देश शांत बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? क्या इस सवाल का जवाब है मुस्लिम देशों के पास? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्यों चाइना से इतनी डरती है ये मुस्लिम देश? साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां जापानी बारूद से रशिया को दहलाएगा यूक्रेन, अमेरिका के रास्ते कीव पहुंचेगा सैकड़ों टन TNT। जी हां, रशिया यूक्रेन युद्ध में दोनों देश हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने यूक्रेन को हथियारों से लैस करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए अमेरिका इन दिनों जापान से सैकड़ों टन TNT विस्फोटक खरीदने की तैयारी कर रहा है। इन विस्फोटकों को अमेरिका के रास्ते यूक्रेन भेजा जाएगा। दरअसल जापान सीधे तौर पर यूक्रेन को हथियार नहीं भेजना चाहता है, क्योंकि उसकी रशिया के साथ द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। उसके अलावा जापानी संविधान भी युद्धग्रस्त देशों को हथियारों की सीधी सप्लाई पर रोक लगाता है। हालांकि जापान ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया है। अगर जापानी TNT यूक्रेन पहुंच जाते हैं तो इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ हमले के लिए किया जाएगा। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां डराने वाली खबर, अमेरिका में AI से लैस ड्रोन ने आदेश देने पर अपने इंसानी ऑपरेटर को ही मार डाला। जी हां दोस्तों, इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूब चर्चाएं हो रही हैं। लोग ChatGPT जैसी नई तकनीक पर ज्यादा भरोसा करते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका से जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल अमेरिका के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस ड्रोन ने सिमुलेटेड टेस्ट के दौरान अपने ही मानव ऑपरेटर को मार डाला। ये घटना दोस्तों तब हुई जब इंसानी ऑपरेटर AI से लैस ड्रोन को एक नकली मिसाइल हमले को नष्ट करने से रोकने की कोशिश की। इस घटना का खुलासा खुद अमेरिकी वायुसेना के कर्नल टकर सिनको हैमिल्टन ने ब्रिटेन में बताया। कर्नल टकर हैमिल्टन अमेरिकी वायुसेना में AI टेस्ट एंड ऑपरेशंस के प्रमुख है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां सिंगापुर में 12,000 हिंदू श्रद्धालुओं का मेला प्राचीन मंदिर के अभिषेक पूजा में हुए शामिल। जी हां, सिंगापुर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक श्री थेंद यूथा पानी मंदिर में अभिषेक समारोह में बृहस्पतिवार को करीब 12,000 हिंदू श्रद्धालु शामिल हुए। इस मंदिर को सरकार ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। श्री थेंद यूथा पानी मंदिर का निर्माण वर्ष 1859 में किया गया था और इसका थाईपुसम से घनिष्ठ संबंध है। ये समारोह भगवान मुरुगन
जीवन को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में साहस, शक्ति और सद्गुण का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां रशिया को लेकर मोदी सरकार के साथ आए राहुल गांधी, चीन पर कही ये बात। 6 दिवसीय अमेरिका दौरे पर गए पूर्व सांसद और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने भारत रशिया को लेकर, उनके रिश्ते को लेकर कहा कि रशिया के साथ हमारा एक रिश्ता रहा है जिसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि रशिया के साथ संबंधों को लेकर हमारी प्रतिक्रिया भी उसी तरह होती जो बीजेपी की रही है। अमेरिका के वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने भारत में प्रेस और धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के सामने आने वाली समस्याओं के साथ साथ अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई सवालों का जवाब दिया। इससे पहले सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने चाइना को लेकर कहा कि चीन भारत को डरा धमका नहीं सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और सहज नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, जिस प्रकार से विदेशों में जाकर के राहुल गांधी ने पीएम मोदी की आलोचना की, ऐसे में बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया चिर युवा, कहा विदेश में फिर अपनी घृणा का परिचय दिया। जी हां, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी बीते 3 दिनों से अमेरिकी दौरे पर है। यहाँ से वो लगातार पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने विदेश में भारत का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के चिर युवा राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां चिर परिचित अंदाज में फिर से अपनी घृणा का परिचय दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल किया कि विदेश में आखिर कौन से ऐसे संस्थान है जो राहुल गांधी को बुलाते हैं। वहीं राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना या ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी ये कहकर बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं। कांग्रेस व राहुल गांधी के रूह में जिन्ना रहता है। बहरहाल दोस्तों, राहुल गांधी के विदेशी यात्रा पर और जिस प्रकार से पीएम मोदी पर आलोचना और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश, वो भी विदेशी धरती पर से, ऐसे में राहुल गांधी पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा। जरूर चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब जब सेनाएं कमजोर हुई तब तब आक्रांताओं ने भारत को पहुंचाया नुकसान। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित एक इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कहा कि भारत का इतिहास इस बात का उदाहरण है कि जब जब भारत में सेनाएं कमजोर हुई हैं तब तब आक्रांताओं ने देश को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी राष्ट्र की सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि वो उस देश की सांस्कृतिक, आर्थिक और एक प्रकार से उस देश की पूरी सभ्यता की सुरक्षा करती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि इसीलिए एक सरकार के रूप में हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी सेनाएं सशस्त्र हों, उनके पास अत्याधुनिक हथियारें हों और उनमें यूथफुलनेस बनी रहे। हमने हर वो कदम उठाया है जिससे भारत की सैन्य ताकत बढ़े और हम वापस भारत को एक सुपर पावर बना पाए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के नेतृत्व में सेनाओं का बल बढ़ा है, दोस्तों सेनाओं में टेक्नोलॉजीज बढ़ी हैं, क्या आप इसके उदाहरण हैं? क्या आप इसकी सराहना करते हैं? दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां मणिपुर हिंसा लाई रंग, अमित शाह की अपील, पुलिस के सामने प्रदर्शनकारियों का सरेंडर, 140 हथियार सौंपे गए। जी हाँ दोस्तों, मेइती और कुकी जनजातियों के बीच संघर्ष के कारण भड़की चिंगारी मणिपुर में कल भी धधक रही है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अपील का असर भी राज्य में दिखने लगा है। शाह की अपील के बाद प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग जगहों पर पुलिस के सामने सरेंडर किया। 140 हथियार पुलिस के हवाले किए गए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 4 दिवसीय मणिपुर दौरे के दौरान जनता से प्रदेश में शांति बनाने की अपील की थी, साथ ही अफवाहों को दरकिनार करने की सलाह भी दी थी। शाह ने अपील में कहा था कि आज ही अपने हथियार पुलिस को सौंप दें। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां कुरुक्षेत्र महापंचायत के बाद टिकैत की बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रजभूषण की 9 जून तक हो गिरफ्तारी, नहीं तो आंदोलन की घोषणा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन को किसानों ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। किसानों ने शुक्रवार को उनके सपोर्ट में कुरुक्षेत्र में महापंचायत की बैठक की। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि हमने निर्णय लिया है कि सरकार को पहलवानों की शिकायतों का समाधान करना चाहिए, साथ ही उन्हें यानी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 9 जून को पहलवानों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर जाएंगे। खाप नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो आंदोलन की घोषणा की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहलवानों के लिए हम न्याय चाहते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से होनी चाहिए न्याय। जी हाँ, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि हर कोई चाहता है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों को न्याय मिले, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कानून की उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन किया जाएगा।
आएगा। अनुराग ठाकुर की टिप्पणी तब आई है जब देश के शीर्ष पहलवानों ने हरिद्वार में गंगा नदी में अपने पदक विसर्जित करने की धमकी दी। बहरहाल दोस्तों, पहलवानों के इस मांग पर आपकी क्या राय होने वाली है, क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां ओडिशा में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन। अब तक 70 से भी ज्यादा यात्रियों की मौत की बड़ी खबर, और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 350 लोगों के जख्मी होने की खबर है। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 6:51 बजे बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहाँ बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12841 और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन के कई डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए। जानकारी के मुताबिक 7 डिब्बे पलट गए, 4 डिब्बे रेल बाउंड्री के बाहर चले गए। कुल 15 बोगी पे पटरी हो गए। और इस दर्दनाक हादसे की हर अपडेट के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां राजस्थान की पॉलिटिक्स में मचा हड़कंप, नई पार्टी लॉन्च कर सकते हैं सचिन पायलट। प्रशांत किशोर से क्या है इसका कनेक्शन बता दें। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। पायलट बीजेपी नेताओं के खिलाफ एक्शन समेत कई अन्य मांगों पर अड़े हुए हैं। बीते दिनों कांग्रेसी आला कमान के सामने गहलोत और सचिन पायलट की पेशी भी हुई, जिसके बाद दावा किया गया है कि सब कुछ ठीक हो गया है। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल आने वाले दिनों में पायलट राजस्थान की राजनीति में बड़ा धमाका कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो पायलट इसी महीने नई पार्टी भी लॉन्च कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां क्या 2000 रुपए के नोट डाक घर में भी बदले जाएंगे, आखिर क्या है खबर। दरअसल 2000 के नोटों के बंद होने के ऐलान के बाद से बवाल मचा हुआ है। इसी साल सितंबर महीने के बाद से ही ये नोट चलन के बाहर हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ने इसकी घोषणा बीते शुक्रवार को ही कर दी। इस बीच ऐलान के बाद से ही लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल घर कर गए हैं, जैसे कि ये नोट सिर्फ बैंक में ही बदले जाएंगे या फिर डाकघरों में भी। हालांकि इस पर बात करते हुए रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि डाकघर बैंक नहीं है और ये नोट वहां नहीं बदले जाएंगे। 2000 के नोटों के बदलवाने को लेकर रिजर्व बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि ये नोट सिर्फ बैंक शाखाओं और रिजर्व बैंक की शाखा में ही बदले जा सकते हैं। आप ये नोट जिस बैंक में खाता है वहां या फिर किसी भी बैंक में बदल सकते हैं। कोई बैंक आपको ये नोट लेने से मना नहीं करेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो का भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।